हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज एक नए अध्याय की तरफ प्रवेश करते हैं और आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो भारतीय संविधान है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसके आज पहले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और बारी बारी से लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक के सभी क्वेश्चन को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जो संवैधानिक इतिहास है, भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, पहला टॉपिक जो है उस पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में जो हस्ताक्षर हुआ था पूना समझौता, उसमें क्या जिसका प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि पूना समझौता जो है किसके बीच हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसमें कई सारे सवाल छिपे हुए हैं। पहला सवाल कि पूना समझौता कब हुआ था। तो 1932 में हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था और ये पूना समझौता जो है वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अब सवाल है कि इसमें किन चीज़ों का प्रावधान किया गया था। तो आप जानते हैं कि गांधी जी जो है वो हरिजन, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों जो है वो हरिजनों से संबंधित है, ज़्यादा उस पर मतलब फोकस किए थे वो। तो पूना समझौता जो 1932 में हुआ था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित बहुत सारे जो है निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में किया गया था, जिसमें क्या प्रावधान था। तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें एक दो सवाल भी आपको अगर याद हो तो आप आराम से मिला सकते हैं। आपको देखिए इधर जो है कुछ विभाजन दिए हुए हैं या कुछ, और उधर जो है उसका ईस्वी दिया हुआ है। आपको बताना है कि सूरत विभाजन कब हुआ, सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय हुआ था वो कब हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो कब पारित किया गया। अब यहाँ पे आपको जो है दिमाग से बात करना है, दिमाग से आपको जो है वो समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूरत विभाजन जो है कब हुआ था। 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन कब हो गया था, 1907 में। इसको ध्यान रखना है, 1907 सूरत विभाजन हो गया था 1907 में। सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय जो है वो कब आया था, 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हो गया था, 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 1928 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज आपको पता है, जो जवाहरलाल नेहरू जो था, ये तो सभी को पता होगा ना कि पूर्ण स्वराज जो है वो 1929 ईस्वी का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आइए समझते हैं अच्छे से इसको। देखिए पूर्ण स्वराज जो है इसका मांग हुआ था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो चौथा का आंसर हो जाएगा 1। तो देखिए चौथा का जो 1 है उसमें जो है 1 और 4 ऑप्शन तो छट गया, 1 और 4 होगा ही नहीं। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन कब हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। देखिए पहला का 4 हो जाएगा। तो पहला का देखिए जो चौथा मिलाए थे हम लोग डी वाला, तो उसमें जो है 1 कट चुका था। और जब दूसरा पहला मिलाएं सूरत विभाजन 1907 वाला, तो उसमें बी ऑप्शन आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सूरत विभाजन हो गया कितना में, 1907 में। अब देख लीजिए, मिला लीजिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है वो हुआ था 1932 ईस्वी में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था।
और उसके बाद जो है सर्वदलीय जो सम्मेलन है, सर्वदलीय जो सम्मेलन है वो कब हो जाएगा? 1928 में हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन कब हो जाएगा? 1928 में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है इस सभी को मिला सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में, और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है वो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1929 में, इसमें हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सूरत विभाजन हो गया था 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हो गया था 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन हो गया था 1928 में, और पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी उसका जो संकल्प है वो 1929 में हुआ था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये सिंपल बात है, अध्यादेश नंबर 1 होता है तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसको याद रखिएगा। अगला है, देखिए इधर कुछ घोषणा दिए हुए हैं और उधर उससे संबंधित आदमी दिया गया है। अगस्त घोषणा हुआ था लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। इसको ध्यान से समझना है, कुछ जो थोड़ा ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे। घोषणा हमेशा जो है माइक लेके मुंह से करेंगे ना, तो अगस्त घोषणा हो जाएगा आपको मुंह से, यानी मॉन्टेक्यू। उसको बैठा लेंगे थोड़ा ट्रिक से कि घोषणा किसी भी चीज़ का करेंगे हम तो मुंह से ही करेंगे ना माइक लेके। तो अगस्त घोषणा हो जाएगा क्या? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। अब है अगला अगस्त प्रस्ताव। प्रस्ताव माने परा हुआ आदमी है कौन? जो लेटा हुआ रहता है। तो प्रस्ताव हो जाएगा कौन? प्रस्ताव हो जाएगा लेटा हुआ, यानी लिनलिथगो। परे परे जो है लेटा हुआ है, तो अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लिनलिथगो के द्वारा। अब है अगस्त संकल्प। संगस्त महात्मा गांधी, इतना मजबूत संकल्प किसी का था? नहीं था ना। तो अगस्त संकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। आप पढ़े भी होंगे लुसेंट सब्जेक्टिव वाले में कि डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अगस्त घोषणा किससे किया जाएगा? तो घोषणा किया जाएगा मुंह से। तो अगस्त घोषणा हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। प्रस्ताव परा हुआ कौन रहेगा? जो लेटा हुआ रहेगा। तो अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लिनलिथगो के द्वारा। तो प्रस्ताव हो जाएगा 1 में। संकल्प सबसे मजबूत किसका था? गांधी जी का। तो संकल्प किसका हो जाएगा? संकल्प किसका हो जाएगा दोस्त? गांधी जी का। तो अगस्त संकल्प जो है, अगस्त संकल्प हो जाएगा गांधी जी का। और डायरेक्ट एक्शन डे जो है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो जाएगा जिन्ना के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो जाएगा किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए ध्यान से। अगस्त घोषणा हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लिनलिथगो। अगस्त संकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? तो सभी को पता है कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था पहली बार, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पास किया गया था। अगला है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो ये था 1786 ईस्वी का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था। 1786 ईस्वी का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत क्या हुआ था? भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को भी अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। आइए अगला देखते हैं। महारानी विक्टोरिया जो है
महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, सारे पूछे गए सवाल है। महारानी विक्टोरिया जो है, महारानी विक्टोरिया को भारत की जो साम्राज्ञी है वो कब नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। कब हो जाएगा दोस्त? 1858। तो भारत की महारानी विक्टोरिया जो है उसको भारत की जो साम्राज्ञी है वो 1858 में नियुक्त किया गया। आइए अगला देखते हैं। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने, यहाँ देखिए दे भी दिया है, साम्राज्ञी विक्टोरिया यानी महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सारे चीज़ों देने का आश्वासन दिया था। आपको ये बताना है कि इन आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा भी किया था। कहने का मतलब ये है कि महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में जो घोषणा किया था उसमें भारतीयों को बहुत सारे चीज़ों देने का वादा किया था। तो इन वादों में कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया था, इस पे आपको डिस्कस करना है। तो वेरी सिंपल है दोस्त, इसमें उन्होंने ये वादा किया था कि जो देसी रजवाड़े हैं उसकी स्थिति जो है ज्यों का त्यों बनाई रखी जाए, यानी कि देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई रखी जाए। इन इन बातों को उन्होंने क्या है, पूरा किया था। आगे है मार्ले मिंटो सुधार, बेहद इंपॉर्टेंट। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम का जो पृथककरण वाला सिस्टम था जो 1909 में आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर दिया जाए ताकि सत्ता कायम करने में ज़्यादा सुविधा हो। तो सवाल कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली। अगला सवाल दे ही दिया है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष पास किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था और इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अभी सेम सवाल आया था कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 वही में था पृथक निर्वाचन, यानी मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था इसी में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था पे विचार किया गया था। अगला आते हैं 1909 ईस्वी का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें किस बात की व्यवस्था किया गया था? सिंपल सी बात है, अभी भी मैंने बताया कि 1909 ईस्वी का जो मार्ले मिंटो सुधार है, 1909 ईस्वी का जो मार्ले मिंटो सुधार है जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, तो 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है उसमें किस बात की व्यवस्था किया गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हो, यानी हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग चुनाव पद्धति हो। इसका आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो याद रखिएगा कि 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अब आ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1919 वाला है, वो था मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आगे आएगा कि कब हुआ था। फिलहाल आप समझिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान किया गया था। तो इसमें जो है ना दोहरी प्रशासन जो है, प्रांतों में दोहरे शासन का व्यवस्था किया गया था। देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था उसमें था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हिंदू मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। लेकिन 1919 में जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें प्रांतों में दोहरे शासन का व्यवस्था किया गया था। तो प्रांतों में दोहरा शासन जो है उसका प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था जो 1909 में आया था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य है जो उसमें शामिल नहीं था। तो देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तो था, एबी अलेक्जेंडर भी था और सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी था। ये लॉर्ड एमरी नहीं था, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी। यानी 1946 ईस्वी का जो पहली बात आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन जो है कब गठित किया गया? 1946 ईस्वी में। पहला सवाल तो याद रखना है कि कैबिनेट मिशन कब गठित किया गया? 1946 में। इसमें कितने मंत्री थे? तो 3 मंत्री थे। कौन कौन थे? तो
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। लॉर्ड एम्बरी नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एम्बरी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना जो है, पहली बात तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसमें 3 मंत्री थे, लॉर्ड एम्बरी इसमें नहीं थे। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रांतीय सामूहिकरण, ये तो सही है, प्रांतीय सामूहिकरण था। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी था। संविधान निर्माण का अधिकार इसमें दिया गया था, ये भी था। पाकिस्तान की स्वीकृति जो है इसमें नहीं थी। पाकिस्तान की जो स्वीकृति है, ये उद्देश्य कैबिनेट मिशन का नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला कह रहा है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद भी इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? कहना ये चाह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक, आज़ादी के बाद भी, यानी आज़ादी के बाद भी जब तक हमारे देश का संविधान बन नहीं गया था, तब तक भारत को किसके तहत चलाया जा रहा था? तो जब तक हमारा खुद का संविधान नहीं बन गया, तब तक हमारे देश में जो है, तब तक हमारे देश में 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है, उसी के अनुसार देश को जो है चलाया जा रहा था। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल था कि भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के बाद भी हमारा जो शासन है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही चले थे। आगे है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? यानी भारत को जो आज़ादी मिली है वो किस योजना के तहत मिला है? तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत को आज़ादी दिया गया है। तो भारतीयों को 1947 में सत्ता सौंपा जाएगा, ये किस योजना के तहत किया गया है? तो माउंटबेटन योजना के तहत। अगला कह रहा है कि कौन सा इसमें मिलान गलत है, कौन सा मिलान सही नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि मार्ली मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। उसमें क्या था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। बिल्कुल सही बात है, हिंदू मुस्लिम वाला, ये तो सही दिख रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है स्वशासन है। साइमन कमीशन, भारत का विवाह, देखिए यहीं पे गलती हो गया है, सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है साइमन कमीशन। देखिए मार्ली मिंटो सुधार 1909 में आया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, अभी आपको बताए थे कि भारत आज़ाद हो जाने के बाद भी, 1947 के बाद भी, जब तक मेरे देश का संविधान नहीं बन गया, तब तक हमारे देश में संविधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही चला था, ये तो सही है। कैबिनेट मिशन जो है, जो 1946 में आया था, 3 मंत्री थे इसमें, संविधान सभा के गठन के लिए आया था, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन जो है वो संविधान सभा के गठन के लिए आया था, बिल्कुल सही बात है। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है उसके उद्देश्य भारत का विभाजन नहीं था। साइमन कमीशन जो है, जो 1928 में भारत आया था, परे होंगे आप, तो साइमन कमीशन का उद्देश्य जो है वो भारत का विभाजन करना नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। आइए अगला देखते हैं। 19, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 में भी देखिए मैच द फॉलोइंग है। भारत सरकार अधिनियम 1919, अभी आपको बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1919 में हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या कहा था? प्रांतों में द्वैत शासन। आप इससे पहले पढ़े थे ना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या था? प्रांतों में दोहरी शासन की बात की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? तो प्रांतों में दोहरी शासन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? तो आपको पता है कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक उसी के तहत शासन चलाया गया था, तो प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 में हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार कितना बार आपको बताया गया है कि मार्ले मिंटो सुधार में हिंदू मुस्लिम था, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। मार्ले मिंटो सुधार में क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। आगे है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या कहा गया था? बताइए। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या है? सती प्रथा का अंत की बात कही गई थी। भारत परिषद जो है
अधिनियम 1861 में जो है सती प्रथा का अंत की बात कही गई थी, और अधिनियम 1858 में क्या कहा गया था? अधिनियम 1858 जो है वो ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गई। ब्रिटिश शासन जो है क्या हो गया था? शक्ति में आ गई थी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, इसमें प्रांतों में हो गया था आपको द्वैध शासन। अब है भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बोलो या सांप्रदायिक निर्वाचन बोलो। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या था? तो सती प्रथा का अंत था। और अधिनियम 1858 में क्या था? तो ब्रिटिश शासन क्या हो गया था? शक्ति में आ गया था। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखना होता है। एक बार फिर से समझिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जिसमें प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध शासन की बात कही गई थी, तो हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था? आज़ादी के बाद भी जो है देश चलाया गया था उसी के, तो प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ये हो जाएगा आपको हिंदू मुस्लिम वाला, तो सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हो जाएगा? सती प्रथा का अंत की बात कही गई थी। और अधिनियम 1858 क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन जो है शक्ति में आ गया था। आगे है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो किसमें शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलिए आप हमको एक साल बताइए कि अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव जो है किसके शासनकाल में आया था? बताया था परे परे आदमी क्या करता है? लेटता है ना। तो अगस्त प्रस्ताव कौन था? लिनलिथगो आया था, लिनलिथगो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैध शासन, देखिए आपको याद होगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था उसमें क्या बोला गया था? प्रांतों में द्वैध शासन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखना है, प्रांतों में द्वैध शासन बोलेगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, और केंद्र में द्वैध शासन बोलेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा सही आंसर। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके तहत किया गया था? संघीय, केंद्र, देखिए संघीय प्रणाली मतलब क्या है? केंद्र में। प्रांतों में बोलेगा तो 1919 का हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लेकिन यहाँ पे कह रहा है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 हो जाएगा। ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा। संघीय प्रणाली बोले तो केंद्र, केंद्र वाला 1935 में, प्रांत वाला 1919 में। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता था? देखिए प्रांतीय स्वायत्तता मतलब क्या? प्रांत को स्वतंत्र कर दो और केंद्र में क्या करो? शासन स्थापित कर दो, तो 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता, तो 1935 जो था, 1935 का जो अधिनियम था उसमें क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में जो सचिव का पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जिसमें महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों आज एक अध्याय जो है कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से हम पूरे लुसेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बने और हम जल्दी जल्दी से सभी टॉपिक को एक अच्छे तरीके से कवर करें ताकि आप लोग को आगामी जो एग्ज़ाम है बिहार एसएससी या फिर जो भी रेलवे की एग्ज़ाम उसमें ये रामबाण साबित हो सके। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।